हाँ, हाँ जी, नमस्ते नमस्कार। नमस्ते सर। मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे जी, जी, शोध जी, विषय का नाम है मेरा जी, शोध विषय है स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में 1980 के बाद से अभी तक हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। हम्म, सर, इस रिसर्च के चार आयाम हैं। पहला ये हम्म, कि मैंने कुछ नाट्य लेखिकाएं ली हैं, उनकी उनके नाटकों का लेखन अक्रॉस हिंदी बेल्ट में देखना है। दूसरा हम्म, ये कि अगर नाट्य निर्देशिकाएं खुद भी अगर नाटक लिख के उसका मंचन कर रहे हैं या और अन्य पुरुष निर्देशक या महिला निर्देशक ने किया है उसका मंचन, तो उसको देखना है। तीसरा ये कि अगर उस स्टेट में कोई नाट्य लेखिका ने अगर कोई नाटक लिखा है और उसका मंचन पुरुष और महिला निर्देशक द्वारा किया गया है, तो उसका एनालिसिस करना है। और चौथा जो महत्वपूर्ण है कि क्रॉस हिंदी बेल्ट और अन्य राज्यों में जहाँ पे कि हिंदी रंगमंच को बचाए रखने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए जिन महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है, जी। उनके योगदान को जानना और उनके योगदान के बारे में अध्ययन और शोध करना। तो सर, आज हम बात कर रहे हैं कानपुर के वरिष्ठ डायरेक्टर एक्टर डॉक्टर ओमेंद्र कुमार सर से। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर, मैं पहले तो चाहूँगा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम किया है। आपका क्षेत्र पूरे भारतवर्ष के 200 शहरों में रहा है। तो पहले तो मैं चाहूँगा सर कि आप अपनी महत्वपूर्ण रंग यात्रा के बारे में हमें बताएं। सर, ऐसा है कि मेरे थिएटर की शुरुआत होती है लगभग 82 1982। जी। यहाँ पे बादल सरकार आए थे, उनकी एक वर्कशॉप हुई थी और उनकी इस वर्कशॉप के साथ ही मेरा मतलब जो है एक कनेक्ट हुआ मैं थिएटर के साथ। उसके बाद जो है मैंने 83-84 में एक अपना खुद का नाटक लिखा, अर्धांगिनी, और उसका मैंने निर्देशन भी किया और उसको लिखा भी मैंने ही था। तो वो मतलब संभवतः पहला मेरा एक रंगमंच पे प्रयोग था। उसके बाद तो समाप्ति की यात्रा चलती रही और काफी सब पूरा बराबर चलता रहा। तो ये है कुल मिला के। तो उसका मैं अब पूरा क्या सिलसिलेवार जोड़ा दूं, पूरा क्या? जी सर, जी सर। तो देखिए ऐसा है, उसके बाद समझिए कि थिएटर में 84 में, फिर 83-84 में मैं इप्टा से जुड़ा जी। और इप्टा कानपुर का मैंने यहाँ पे जैसे कि पुनर्गठन किया। तो समझिए कि मैं गया था, राजेंद्र रघुवंशी जी हुआ करते थे। मैं बीच में जिक्र करता जा रहा हूँ उन लोगों का जो मेरी इस यात्रा के महत्वपूर्ण एक वो रहे, जैसे कहते नहीं जी। फिर तो उनमें जैसे आपके राजेंद्र रघुवंशी जी हैं। जी। तो राजेंद्र रघुवंशी जी से मैं मिला, तो उनसे मिलने के बाद काफी कुछ हमारी अपनी हमारी दृष्टि खुली। और वहां से लौटने के बाद मैंने इप्टा के जो पुराने लोग थे यहाँ पे, इप्टा फिर यहाँ पे लगभग निष्क्रिय हो चुकी थी कानपुर में। जी। तो फिर मैंने इप्टा की स्थापना की 1984। 1984 में। 84 की नहीं, बल्कि 83 है ना। जी। और उसके बाद समझिए कि मैंने इप्टा से काफी सारे नाटक किए, मेरा ख्याल से कम 1 दर्जन से ज्यादा नाटक, जिनमें आपके माधवी भीष्म पानी जी का माधवी है, मैत्री शरण गुप्त जी का तिलोत्तमा है, और विजय धनखड़ जी का कमला है, मधु राय का किसी एक फूल का नाम लो, तो सर्वेश्वर सक्सेना जी का लड़ाई, और आपके तमाम से किए उस समय। और उसके बाद समझिए माधवी के तो सबसे ज्यादा मैंने तो मतलब सर, इनका आपने 14-15 शो किए। डायरेक्शन किया था? जी, डायरेक्ट किया था मैंने, डायरेक्ट भी किया था और याद का रोल भी किया कुछ बार, कुछ शोज में। अच्छा। कुछ शोज में मैंने रोल नहीं किया। देखिए मूल रूप से है क्या कि मेरा अपना एक मानना है कि एक अभिनेता, मतलब एक निर्देशक अगर आप बनना चाहते हैं, जी। तो आपको उस अभिनय की प्रक्रिया से पहले गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अभिनय नहीं करेंगे और आप एक्टिंग की बारीकियों को नहीं समझेंगे, तो आप एक अच्छे डायरेक्टर को एक अच्छा एक्टर भी होना चाहिए। वो अपने एक्टर को बताएगा कैसे कि हम क्या चाहते हैं। तो मेरा अपना ऐसा सोच है कि एक अच्छे डायरेक्टर को एक्टिंग भी आनी चाहिए।
एज एन एक्टर को कुछ समय काम भी करना चाहिए ताकि अभिनय की बारीकियां हम समझ सके। और वैसे तो स्मृति की एक रंगकर्मी को मैं एक मुकम्मल रंगकर्मी इसको मानता हूँ। अगर आज नई पीढ़ी आती है उसमें कई बार ऐसा वो आता है, मैं थोड़ा सा मुद्दे से अलग बात कर रहा हूँ, इसमें तमाम लोग ऐसे होते हैं वो उनको एक मन में धारणा, एक युवा पीढ़ी आजकल की जो आ रही है थिएटर में, उसके दिमाग में थोड़ा सा भ्रम है। उसको भ्रम ये है कि हम केवल एक्टिंग कर लेंगे, स्टेज पे एक्टर कर लेंगे, मतलब एक्टर बन जाएंगे और प्ले याद कर लेंगे, उसको बोल देंगे तो वो हमारा एक्टिंग हो गई और हम एक्टर हो गए। लेकिन सर ये थिएटर नहीं, ये फिल्मों का शॉर्टकट हो सकता है और आपके वेब सीरीज या उसमें आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो उसका एक शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप अगर थिएटर में पूरे रंगकर्म को आपने नहीं समझा, मतलब स्टार्ट टू फिनिश, एक स्क्रिप्ट का चयन, उसकी रिहर्सल की व्यवस्थाएं, थिएटर का मैनेजमेंट, थिएटर की इकोनॉमिक, है ना, ये सारी चीजें अगर आपने नहीं समझी तो आप रंगकर्मी नहीं बन सकते, मेरा अपना ऐसा मानना है। तो मैं अपने जो नए युवा साथी आते हैं उनसे मैं कहता भी हूँ कि 2 घंटे 2.5 घंटे का रिहर्सल करके या एक एज एन एक्टर स्टेज पर परफॉर्म करके आप सोचो कि हम एक मुकम्मल रंगकर्मी बन गए, तो गलत है। अब आप देखिए एनएसडी की जो कोर्सेज हैं वो आपको 6-6, 7-7 घंटे 8-8 घंटे रगड़ते हैं, रगड़ना इन आपसे काम कराते हैं, आपकी शारीरिक क्षमताओं का विकास करते हैं। जब तक ये विकास नहीं होगा आप नहीं कर सकते थिएटर। तो चलिए मैं फिर टॉपिक पे आता हूँ कि हमने फिर वो इफ्ता से किए प्ले काफी सारे। अच्छा, उसी दौरान कुछ बड़ी उपलब्धियां भी रही, जैसे कि अच्छा हाँ, एक इफ्ता के दौरान ही नाटक, बल्कि इफ्ता नहीं, अनुकृति का नाटक कह लीजिए आप, मैंने 88 में फिर अनुकृति की स्थापना की। हेलो जी सर, आप बोलते जाइए सर। हाँ हाँ हाँ, 1988 में फिर ये हुआ कि कुछ वजहों से इफ्ता मैंने मतलब जो है थोड़ा सा अलग हुआ और अलग होकर मैंने अनुकृति की स्थापना की। तो अनुकृति की स्थापना के साथ ही साथ हम लोगों ने पहला नाटक जो किया 1988 अक्टूबर, वो किया बाजे ढिंढोरा और खून का रंग। क्या सर? ये आज अशोक मिश्रा, बाजे ढिंढोरा और खून का रंग जी हाँ, ये नौटंकी शैली का प्ले है, अशोक मिश्रा जी का लिखा हुआ। तो ये हम लोगों ने किया और नौटंकी शैली का, ये उत्तर प्रदेश का जो फोक है नौटंकी, तो इसके हमने नैनीताल में पहला शो किया, उसके बाद कानपुर में शो किया। तो ये अनुकृति की स्थापना हुई 1988 में। और अनुकृति इफ्ता मैंने थोड़ी किन्हीं वजहों से मैं थोड़ा सा अलग हुआ इफ्ता से, और अनुकृति से हम लोगों की पहली नाटक थी बाजे ढिंढोरा खून का रंग। उसके बाद 1980 हमने इसको अनुकृति को रजिस्टर्ड करवाया सोसाइटी एक्ट में, और अब ये 35 साल की यात्रा अनुकृति की हो गई। अभी 4 अक्टूबर को हम लोगों ने 35 साल कंप्लीट। तो अनुकृति का दूसरा प्ले जो था वो था 1990 में जो किया हम लोगों ने, ये अपने बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं सुदर्शन वशिष्ठ, हिमाचल प्रदेश जी इनका प्ले था नदी और देश। व्यास, वेद व्यास के मतलब ये नाटक है, काव्यात्मक नाटक है। उसके बाद समझिए कि एक हम लोगों की उपलब्धि और अनुकृति की थी 92 में हम लोगों ने यहाँ पे कानपुर में बम्बई की संस्था है प्लेटफॉर्म, जिसके डायरेक्टर हैं फिरोज खान। प्लेस ऑफ, हाँ फिरोज खान। प्लेस ऑफ संस्था का नाम है सर? नहीं, संस्था का नाम प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म होता है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। अच्छा, प्लेटफॉर्म। हाँ प्लेटफॉर्म मुंबई। तो फिरोज खान बहुत बड़ा नाम है। फिरोज खान अभी मुगल आजम उन्होंने जो एक प्ले किया है, बहुत ही लैविश प्ले, और ब्रॉडवे और बाहर भी विदेशों में भी गए हैं, ये वही फिरोज खान है। जिनकी शुरुआत की इन्होंने शबाना आजमी और फारूक शेख को लेकर एक प्ले किया था तुम्हारी अमृता, जो समय का बड़ा हिट प्ले था। और संभवतः 90 के दशक का वो पहला प्ले था जिसमें थिएटर से फिल्मों में गए लोग जो थे कलाकार, तो फिर थिएटर की ओर वापसी कर रहे थे। तो उसमें शबाना जी और शबाना आजमी और फारूक शेख इन दोनों ने अभिनय किया था। और इसमें एक और दिलचस्प बात बताऊं कि ये नाटक जो है ब्रिटिश राइटर A.R. गुरनी जी उनका लिखा हुआ प्ले है, जिनका इंग्लिश में नाम है लव लेटर। इसका जो एडॉप्टेशन है वो जावेद सिद्दीकी जी ने किया, अपने बम्बई के अच्छे फेमस राइटर हैं, और इतना अच्छा एडॉप्टेशन किया कि इसको पूरे इस नाटक को भारतीय परिवेश में लिया। जैसे कि मैं आपसे सवेरे की बात हुई थी कि होता क्या है
किसी भी भाषा से आप अनुवादित करके, एडॉप्टेशन करके, रूपांतरित करके प्ले कर सकते हैं। तो ये सवाल इस बात का उठता है कि वो जो रूपांतरण हुआ कितना खूबसूरत हुआ है, वो मतलब अपने भारतीय दर्शकों को कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इसी क्रम में मैं एक आपको चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने एक नाटक किया अभी 2020 में भी किया था, 20 में किया, उसके बाद फिर अभी फिर दोबारा कर रहे हैं उसको, एक सपने की मौत। ये आर्थर मिलर का बड़ा फेमस है, इसका नाम है डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ठीक है ना। इसका जितेंद्र कौशल जी ने इतना अच्छा एडॉप्टेशन किया है कि वो लगता ही नहीं कि वो हम आर्थर मिलर का बाहर का वेस्टर्न कंट्रीज का कुछ प्ले देख रहे हैं। डेथ ऑफ सेल्समैन, जी सर, डेथ ऑफ सेल्समैन, इसका हिंदी में क्या रूपांतरण है? इसका हिंदी में रूपांतरण क्या बताया आपने? एक सपने की मौत, एक सपने की मौत, एक सपने की मौत। हाँ, और याद देखिए, याद क्योंकि आपको भी याद आएगा कि ये नाटक वो नाटक है एक सपने की मौत जो सेल्समैन रामलाल के नाम से सतीश कौशिक जी किया करते थे। जी, सतीश कौशिक जी ने इसके सेल्समैन रामलाल के मेरे ख्याल से शायद लगभग 150 शोज किए, बहुत सारे शोज किए। ये इनका बड़ा फेमस देखा सतीश कौशिक जी का। जब ये फिल्मों में बिजी नहीं हुए थे तो थिएटर करते थे, और थिएटर का इनका बड़ा जबरदस्त बैकग्राउंड है। तो ये तो हो गई बात आपके कि अंग्रेजी से या किसी भी भाषा से रूपांतरण जो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका कितना अच्छा रूपांतरण हुआ वही दर्शक उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एडॉप्टेशन अगर अच्छा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। जी, तो ये हो गया। अच्छा सुनिए अजीत जी। जी सर। जी, जैसे पूरी सिलसिलेवार जो यात्रा है पूरी, हाँ, इसका हम लोग जो ब्रोशर हम बनाते हैं जी, नाटक के मंचन के दौरान, तो हमारे ब्रोशर में जो आपको खासियत मिलेगी जी, वो ये मिलेगी कि हम उसको हर शो के बाद अपडेट करते हैं। जी, तो उसमें अनुकंपी रंगमंडल यात्रा के 33 वर्ष करके हम लोग देते हैं। तो शुरुआत में समझिए कि 90 के आसपास 2 पेज हुआ करते थे। आज वो कितने पेज हो गए मैं आपको सुन के बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पन्ने लगभग हो गए जी। तो वो एक देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें बताऊं या ये ब्रोशर भी आपको दे दूं। ब्रोशर में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हाँ, वो तो एकदम सही बता रहे हैं सर, लेकिन अभी आप या तो थोड़े से समय में अपनी अभी तक की रंग यात्रा के बारे में बता दीजिए, बाकी हम विस्तार से उसमें से ले लेंगे। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि समझिए कि ये आपके तुम्हारी अमृता का हम लोगों ने शो किया अनुकृति से। उसके बाद हम लोगों ने ये आपके प्ले है सैया भाई कोतवाल जी, ये शायद पसंद सबनी जी का लिखा हुआ प्ले है। तो सैया भाई कोतवाल ये भविष्य मराठी मतलब महाराष्ट्रियन प्ले है। महाराष्ट्रियन प्ले से मतलब मराठी प्ले से हिंदी में एडॉप्टेशन था। तो हम लोगों ने सैया भाई कोतवाल किया। बाजे नेरोरा का फिर एक शो किया 94 में। अच्छा, इसी दौरान कुछ थिएटर से इतर भी एक्टिविटीज हम लोगों ने की अनुकृति से जी। कि मेरा मानना है कि देखिए सिनेमा का जो उद्भव हुआ है, सिनेमा की जो शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं थिएटर से प्रेरित है। तो हम लोगों ने श्याम बेनेगल जी की फिल्मों का फेस्टिवल किया है। ये सडनली किया है 96 में, है ना। उसके बाद 97 में हम लोगों ने थोड़ा से देखा कि भाई गालिब जी का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। और देखिए थिएटर की सारी विधाएं लगभग सब थिएटर में समाहित हैं। थिएटर में साहित्य भी है और सिनेमेटिक वो भी है, एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा समझिए कि कोरियोग्राफी भी है, म्यूजिक भी है, डांस भी है। तो हम लोगों ने मिर्जा गालिब के जन्मदिन पर 27 दिसंबर को लगभग 3 साल लगातार जश्न गालिब की गजलों का कार्यक्रम किया। उसके बाद तो समझिए कि बराबर फेस्टिवल चलते रहे। 2005 में एक फेस्टिवल किया, ये आपको डिटेल इसमें मिल जाएगी। और फिर यात्रा बराबर मतलब जारी रही। समझिए कि तमाम प्ले हैं, एक और 2 आचार है। और आपके शिमला में कई फेस्टिवल किए केटी थिएटर में। और रामलीला एक प्ले है मेरे को बड़ा फेमस, मोटेराम का सत्याग्रह है। और आपके पकड़ी का विषयदा सक्सेना जी का। और आपके बहुत नाटक, गिरजा के सपने। अब गिरजा के सपने की देखिए दिलचस्प बात बताऊं, गिरजा के सपने
ये कन्नड़ का प्ले है। जी ये कन्नड़ के एक राइटर हैं बी सुरेश, उनका लिखा हुआ है और इसको केवल हिंदुस्तान में 2 ग्रुप में किया है, इट्टा बम्बई और अनुकृति कानपुर। जी ये नाटक एल सतीश जी ने डायरेक्ट किया था। ये मैंने देखा, चाहे दिल्ली में देखा या लखनऊ में देखा, मुझे नाटक बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा सर मुझे इसकी उपयोग कराइए। तो वहाँ पे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं अपने इट्टा में, मुरली सिंह जी, इन्होंने बड़ी कई फिल्मों की म्यूजिक भी दी है और नाटकों की म्यूजिक भी दी है, बराबर ही दे रहे हैं। तो उनका जो है उन्होंने हमको इसकी उपयोग कराई और उन्होंने भेजा अपने के 2 शोज 2012 में और फिर 2014 में। तो होता है क्या है सर, असल में गेजा सबने बड़ी कास्ट है, बड़ी कास्ट के प्ले में समस्या ये होती है कि फिर आपको कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं और ये बड़ी एक हकीकत है, समझ लीजिए कि बहुत एक कटु सत्य बता रहा हूँ कि छोटे शहरों में कम से कम आज अच्छे थिएटर के एक्टर या डेडिकेटेड एक्टर जिसे कहते हैं उनका बहुत अभाव है, पूरी तरह अभाव है। क्योंकि जो आ रही है यंग जनरेशन, जिनके थोड़ी बड़ी निराशा की बात है, वो सारा जो है वो फिल्मोरिया से कर, उसको लगता है कि 2-3 महीने 4 महीने थिएटर करें, उसके बाद या तो एनएसडी कर ले तो एनएसडी भी कर लेंगे तो बेनिफिट भी मिलेगा, फिल्मों में चांस आसान हो जाएगा। मतलब वो अल्टीमेटली फिल्मों की तरफ या वेब सीरीज की तरफ टीवी तक भागती। तो ये मेरे ख्याल से भी नहीं मानता हूँ कि थिएटर में क्योंकि पैसा नहीं, पैसा बहुत कम है, न्यूनतम पैसा, लेकिन फिल्मों और उसमें जो है वेब सीरीज में काफी पैसा है। मैंने भी फिल्में की, लेकिन मेरी आज भी प्रायोरिटी है कि मेरे लिए प्रायोरिटी होती है थिएटर। अभी मैंने कंजूस मक्खू की कुणाल के मूवी के साथ में बड़ा करेक्टर है मेरा, और अफरोड 2 जो वेब सीरीज है उसमें अरशद वासी के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है दूसरे वाले उसमें सीजन में। उसके अलावा फुकरे में भी मेरा काफी 3-4 सीन थे, लेकिन एक सीन बचा फुकरे में। हाँ फुकरे। सर ये सब सीरीज में आपने काम किया है ना सर? हाँ वेब सीरीज फिल्म सभी लगभग कर चुका हूँ जी। तो एक तो ये हो गया। नहीं अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी ग्रुप की कि हमने कानपुर में फेस्टिवल नहीं किए, बाहर दूसरे शहरों में भी जाके फेस्टिवल किए जी। तो ये जो एक परंपरा जो है ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमने दूसरे शहरों में भी फेस्टिवल किए। सर एक कोई कॉल आ रही है, एक बार देख लीजिएगा जी। हाँ जी आप देख लीजिए। 1 मिनट बस, मैं 1 मिनट काट के फिर दोबारा लगा। जी सर बताइए। हाँ जी। हाँ वो कट गई थी कॉल। तो हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ पे पहुंचे थे जी? कुछ आप कंजूस मक्खी जूस वेब सीरीज के बारे में। हाँ तो ये वेब सीरीज भी की। हाँ मेरे टॉपिक हम लोग को ये चल रहा था कि जो एक नई जनरेशन जो आ रही है थिएटर की, वो थिएटर के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेट नहीं है। उसका एक जैसे कहते हैं कि वो थिएटर को केवल एक माध्यम बनाना चाहता है कि थिएटर के माध्यम से हम आए, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, थोड़ी सी चीजों को सीख लें और फिल्मों में या वेब सीरीज में चले जाएं। लेकिन मेरा देखिए इससे हालांकि कोई मेरा बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, कोई विवाद भी नहीं है कि भाई ठीक है पैसा ऐसा आपको पैदा करना वेब सीरीज करिए खाइए, लेकिन थिएटर जो रूट है, जो बुनियाद है, उसको नहीं भूलना चाहिए। अब आप देखिए कितने सारे बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, चाहे वो परेश रावल जी हों या आपके क्या नाम है ओमपुरी जी हों या नसरुद्दीन शाह हों, ये भी मतलब फिल्मों के साथ साथ सबके साथ साथ थिएटर जरूर करते हैं। तो ये है कि हम लोगों ने देखिए फेस्टिवल जो है कानपुर के अलावा कुछ बाहर दूसरे शहरों में भी किए, जैसे कि नैनीताल, शिमला, लखनऊ। तो उसमें देखिए 2 कारण हैं कि एक तो देखिए कानपुर में ऑडिटोरियम बहुत महंगा है, कोई सरकारी ऑडिटोरियम नहीं। तो यहाँ पे समझिए कि हमको डिस्काउंट के बाद पर डे समझिए कि लगभग 30,000-32,000 रुपए का थिएटर पड़ता है। जबकि दूसरे शहरों में जैसे शिमला में हमको गेटी थिएटर के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा जी। कि पूरे वर्ल्ड में गोथिक स्टाइल होती है, निर्माण की शैली गोथिक। हाँ गोथिक का में ओ की मात्रा, छोटी की मात्रा था का गोथिक। तो गोथिक स्टाइल के जो थिएटर हैं वो पूरे विश्व में 7 हैं केवल जो बचे हैं, और उनमें से एकमात्र जो है वो केवल अपना है शिमला वाला गेटी थिएटर जी। बहुत अच्छा, कभी मौका लगे तो आप गेटी थिएटर देख के आइएगा। मैं उसका आपको एक वीडियो भी हमारे उसके चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको देखिएगा। उसकी बनावट जो है वो थोड़ी सी गोलाकार होती है
और उसमें चारों तरफ जैसे नीचे दर्शक बैठते हैं, ऊपर बालकनी भी होती है, मतलब डबल बालकनी होती है। एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं वो फैमिली क्लास टाइप का, और एक फिर बालकनी होती है थोड़ी सी ऊंचाई, और तीनों तरफ मतलब दर्शक होते हैं, 3 तरफ दर्शक होते हैं, और सामने की तरफ मंच होता है। बहुत अच्छा मतलब एक तरीका है उसका। तो हम लोगों ने शिमला में कई फेस्टिवल किए। शिमला में गिटी थिएटर में स्पॉन्सर कर जाता है भाषा संस्कृति विभाग जो है हिमाचल प्रदेश। नैनीताल में हमको कैरा ऑडिटोरियम सस्ता मिल जाता है, 4-5 हजार रुपये महीने पर डे का मिल जाता है, तो वहाँ भी फेस्टिवल खर्च। लखनऊ में थिएटर फेस्टिवल हम लोगों ने कई किए, किए। बम्बई में समझिए कि वहाँ का हॉल जो है आपके भारतीय विद्या भवन का, वो हमको स्पॉन्सर हो जाता है। फिर वहाँ आने जाने के खर्चे, रुकने की व्यवस्था वो कर देते हैं, और भोजन वोजन की व्यवस्था हमारी हो जाती है। तो फिर आना जाना और बाकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो ये है कुल मिला के थिएटर की जर्नी अपनी चल रही है, अच्छी सी चल रही है जी। और 2011 में फिर हमको कुछ थोड़ी सी ग्रांट मिलना चालू, हमारी मतलब जो है संस्था जो है रिपोर्टरी का रूप लिया उसने। तो संस्कृति मंत्रालय ने इसको एज ए रिपोर्टरी एक्सेप्ट किया, और हमारी 1-4 की रिपोर्टरी बनी। इस वक्त हमारी 1-15 की रिपोर्टरी, मतलब 1 गुरु और 15 आर्टिस्ट। तो ये जो उससे होता क्या कि जो आर्थिक थोड़ा सा मदद जो मिलती है सरकार से, उससे काम करने में थोड़ी सी गति आती है। और थोड़ा सा जैसे कहते हैं भाई कि कोई भी काम आप जीवन में करेंगे उसमें पैसे की तो आवश्यकता आएगी। अब वो पैसे की आवश्यकता के लिए आप या तो टिकट पे डिपेंड करिए या ग्रांट पे डिपेंड करिए। टिकट की स्थिति ये है कि आज बहुत कोशिशों के बाद, मतलब ये समझिए कि अगर एक शो हम लोग कानपुर में कर रहे हैं या बाहर कहीं कर रहे हैं, तो सपोज दैट उसका एक दिन का खर्चा अगर बैठ रहा है 40,000 रुपए, तो हम 4-5 हजार रुपए की टिकट बेच लेंगे जी, बुक माई शो से या काउंटर टिकट से। लेकिन उससे खर्चा नहीं निकल सकता है। वो तो आपका एक बस ये है कि दर्शकों में हम एक रुचि जागृत करना चाहते हैं कि टिकट लेके नाटक देखें, मुफ्त में नाटक ना देखें। तो एक तो ये हो गया। और उसके बाद की ये सारी आपको जो थिएटर की जर्नी है बराबर अभी तक की, तो वो उसमें आपको ब्रोशर भी मैं आपको भेज दूंगा, ब्रोशर से भी मिल जाएगी। और कुछ और भी पॉइंट कुछ छूट जाए तो बताइए एक बार। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना टाइम में हम लोग शांत नहीं बैठे। हम लोगों ने छोटी छोटी घर पे रहते जैसे स्क्रिप्ट छोटी सी बनाई, उसमें आर्टिस्ट फाइनल किए, और आर्टिस्ट को एक सीन मतलब की स्क्रिप्ट भेजी कि आप अपना ये शूट करके भेजिए, आप अपना ये शूट करके भेजिए। और एक बंदा हमारा था वो अपने मोबाइल से उसकी वो करता था एडिटिंग। तो हम लोगों ने छोटी छोटी फिल्में बनाई, वो भी हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उसके अलावा हम लोगों ने वेबिनार्स की अच्छे लोगों की, जैसे अखिलेश मिश्रा जी हो गए, आपके सुलभा देश पांडे हो गई, सुलभा आर्या, और बहुत काफी लोगों के, डॉक्टर रस्तोगी जी, और आपके समझिए कि रणबीर सिंह अपने जयपुर के डेथ हो गई। तो तमाम मतलब संगीत बड़े बड़े हस्तियों के हम लोगों ने वो की है, क्या बोलते हैं आपके वेबिनार। हमने उसके डिप्टी सेक्रेटरी हैं संगीत नाटक अकादमी के सुमन कुमार जी, है। तो ये तमाम बहुत सारी हम लोगों ने वो की, ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए, लोगों को बिजी रखा, और ऑनलाइन ड्रामा फेस्टिवल किया यूट्यूब पे प्रीमियर करके, नाटकों के प्रीमियर किए, नाटक के शोज किए। तो ओम पुरी जी की वाइफ जो है नंदिता पुरी जी, ये भी अपनी अनुकृति से जुड़ी हुई हैं, अनुकृति के कई कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं, तो ऑनलाइन भी भाग ले चुकी हैं, वहाँ पर्सनली भी आ चुकी हैं। उसके बाद कोरोना के बाद फिर हम लोगों ने एक जो वर्कशॉप की थी, उसमें एक तैयार था, एक सपने की मौत और सा मिला वाला जो नाटक का मैं जिक्र कर रहा था, उसके शोज किए। तो मतलब हम लोगों ने कभी भी ये नहीं है कि हम लोग हफ्ते में कम से कम 5-6 दिन रिहर्सल करते हैं रेगुलर जी, और इसमें कोई त्योहार पड़ा तो 2 दिन छुट्टी कर दी, 2-4 दिन की छुट्टी कर दी, तो बराबर काम कर रहे हैं जी। अच्छा सर, दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं कि एक तो है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी रंगमंच में आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, पहला तो जैसे कि आपने निर्देशक के रूप में दिया है, तो उसमें अगर 5-6 नाटक अगर आप बता दें। एक्टर के रूप में आपने कुछ नाटकों में किया होगा, तो सारा तो लिखना संभव नहीं है, उसमें 5-6 के बारे में बता दें कुछ। आपने नाटकों की लिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी, मैं आपको भेजूंगा ब्रोशर जी। हम लोगों ने लगभग अब तक मेरा ख्याल है 60-70 नाटक किए हैं लगभग जी जी जी, हाँ 60-70 के जी। और एकता के भी जोड़ लेंगे तो लगभग 80 के आसपास हो जाए जी। तो उसमें आपके डायरेक्शन वाले भी हैं और उसमें आपके एक्टिंग वाले भी अलग से हैं सर? हाँ, मेरे डायरेक्शन वाले भी हैं, एक्टिंग वाले भी हैं,
कुछ हमारे यहाँ जो कुछ सीनियर हैं उनको भी मैं मौका देता हूँ, जी जैसे सुरेश श्रीवास्तव जी हैं, राजीव तिवारी हैं, इनसे भी मैं डायरेक्ट करवाता हूँ, भाई आप डायरेक्ट करो, एक आप करो। जी हमारे यहाँ कृष्णा सक्सेना जी हैं, वो लगभग 80 ईयर के वो एज है उनकी, जी 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 2015 से वो हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हमने करवाए। हम्म अपनी वाइफ से भी हमने डायरेक्ट करवाया थे, पुरुष जो प्ले है उसकी निर्देशन की कमान पत्नी को सौंपी, जी तो उन्होंने डायरेक्ट किया। मदद हम लोगों ने की, लेकिन उनको क्योंकि थिएटर में पास में हमारी आती हैं तो उनको काफी थिएटर की अच्छी ठीक ठाक नॉलेज हो गई। तो इस तरह से कि मतलब यह प्ले तो हम लोगों के लगभग 80 के आसपास है टोटल मिला के। जी जी। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है आपके अनुसार? देखिए, हिंदी रंगमंच की स्थिति कानपुर क्या है, इसको थोड़ा सा और अगर बड़ा कर लें कि पूरे जो हिंदी भाषी बेल्ट हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में समझिए कि 2-3 शहरों को छोड़ दीजिए, जैसे सर? जैसे कि आपकी दिल्ली है ना, हम्म दिल्ली में टिकट बिक जाते हैं, टिकट शोज हो जाते हैं। बम्बई हालांकि हिंदी बेल्ट नहीं है, लेकिन वहाँ भी हिंदी के नाटक होते हैं और प्ले के टिकट बिक जाते हैं। और पृथ्वी थिएटर तो खैर उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो एक अपने आप में एक ऐसा मक्का मदीना है कि वहाँ पूरे टिकट शो से ही खर्चा निकाल सकते हैं। लेकिन ये स्थिति अभी पूरे हिंदी बेल्ट में कहीं भी नहीं बन पाई, मतलब दिल्ली को छोड़ के, या थोड़ा बहुत कैलकाटा में भी टिकट बिक जाते हैं नॉन हिंदी। देखिए, गजब की बात यह है कि जो आपके बम्बई या कलकत्ता, ये दोनों हिंदी बेल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ टिकट अच्छे बिक जाते हैं, टिकट बिक जाते हैं और दिल्ली में भी बिक जाते हैं। लेकिन जो बाकी की हिंदी बेल्ट है उसमें टिकट नहीं बिकते हैं, दर्शक टिकट नहीं खरीदता है। जी तो है क्या, हिंदी थिएटर की स्थिति बड़ी दयनीय है थोड़ी सी, मतलब एक तमाम तरह की दयनीय तो नहीं कहेंगे, समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं से जूझते हुए भी थिएटर जो है आगे बढ़ रहा है जी और कर रहे हैं लोग, करने वाले। जी कहीं अपनी इधर उधर से डोनेशन एकत्र करके, स्पॉन्सर से सहयोग करके या सरकारी मदद से थिएटर हो रहा है और ठीक ठाक चल रहा है। बस ये हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ 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 कोरोना के बाद थोड़ी मुश्किलें बढ़ी। अब जैसे एक हम लोगों को रेलवे का कंसेशन रेलवे देता था 75% जी स्लीपर क्लास में, और ये जो एसीए क्लासेस होते हैं अपर क्लासेस में 50%, तो वो कंसेशन बंद हो गया। उसके बंद होने के बाद अब दिक्कत क्या हुई कि इसको मोटा सा समझे कि आप सपोज फेस्टिवल करवा रहे दिल्ली, आपने कहा उम्मीद जी हमने एक नाटक पे 40,000 या 30,000 रुपए का बजट रखा है, इसमें आपका रेलवे का फेयर और आपका जो भी कुछ मानदेय है संस्था का वो हो जाएगा। तो अब 30,000 अगर आपका बजट या सपोज 20,000 भी था, तो उसमें 5-6 हजार में हमारे टिकट हो जाते आने जाने के। बाकी हमारा 10,000 रुपए लगभग संस्था को बचता था, जिसमें संस्था अपने खर्चे मीट आउट कर सकती है, रिहर्सल के खर्चे हैं, कास्ट्यूम है, तमाम चीजें होती है। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज अगर आप 20 की जगह 30 भी दे रहे होंगे हमको, तो 30 में हमारा 12-13 हजार 15 हजार रुपए निकल जाएगा रेलवे फेयर, तो हमें बचेगा मात्र 10-12 हजार। तो रेलवे का किराया समझिए कि जो 75% रिबेट मिलती थी वो आज खत्म हो चुकी है। उसकी वजह से 5,000 का काम 15,000 रुपए मिलता है टिकट जी। अब अभी हम लोग कई जगह गए बाहर शो करने, कहीं 15,000 टिकट का खर्चा है, कहीं 20,000 रुपए है, 10,000 है। तो जो ऑर्गेनाइजर होता है फेस्टिवल का, उस पर भी लोड पड़ता है। अच्छा, हमारी जेब से पैसा निकल जाता है, वो रेलवे के पास जाता है। तो ये तो सरकार से भी गुजारिश है, कई प्लेटफॉर्म पे मैंने भी रिक्वेस्ट की, लोगों से कहा भी वही रेलवे का कंसेशन ना 75% चालू हो, 50% चालू हो, 50% भी कंसेशन कर दें तो थोड़ी रंगकर्मियों को राहत मिलेगी। तो हिंदी रंगमंच की स्थिति अच्छी है, ठीक है। कानपुर में तो स्थिति है कि सर लखनऊ में थिएटर खूब है और आपके बनारस में भी ठीक ठाक हो रहा है, इलाहाबाद में भी हो रहा है, संस्थाएं हैं, सक्रिय हैं। कानपुर में स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, केवल हम ही लोग कर रहे हैं रेगुलर थिएटर, और बाकी लोग हैं, कुछ हैं ग्रुप्स तो कई एक हैं। अब ऐसे तो समझिए कि दर्पण जो एक बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी, दर्पण की शुरुआत कानपुर से ही थी। आज भी लखनऊ दर्पण चल रहा है, आपके कई और शहरों में दर्पण है, वो चल रहा है। लेकिन समझिए कि दर्पण कहाँ है, तो जो उसके जो संस्थापक थे डॉक्टर सतमूर्ति जी, उनका देहांत हो गया, तो उनके बेटे भी नहीं रहे। तो अब वही देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था ना कि तो अगर आपकी टीम में कुछ 2-4 लोग भी झाड़ू लोग हैं, तो होगा क्या कि मेन ऑर्गेनाइजर अगर नहीं रहा या कोई संकट आया तो वो लोग संभाल लेते हैं। लेकिन जब वो डेडिकेशन नहीं होगा तो क्यों संभालेंगे भाई? वो तो ये एक अपने यूपी की कहावत है
थोड़ी सी बात सी कहावत है, गंजेड़ी यार किसके धंधा काठी किसके। वो तो जब तक उनको मौका मिल रहा उन्होंने थिएटर किया। लखनऊ में एक हमारे रंगकर्मी साथी थे आनंद पहलान, उनकी डेथ हो गई 2017-18 में। 25 साल उस आदमी ने 20 साल आया और 20 साल उसने थिएटर किया और उसकी डेथ के बाद वो थिएटर बंद हो गया। दर्पण इतनी पुरानी संस्था, 50 साल लगभग पुरानी संस्था, और दर्पण भी बंद हो गई कानपुर में। तब कानपुर में 2-3 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी सर, कौन कौन सी? देखिए, एक तो राधेश्याम दीक्षित जी, उनकी है नाट्य भारती। नाट्य भारती। तो अभी आजकल वो भी निष्क्रिय चल रहे हैं क्योंकि राधेश्याम दीक्षित जी 80 के लगभग हो गए हैं। और वो अपने बेटे के बाद ज्यादातर रहते हैं। राधेश्याम भारती, राधेश्याम दीक्षित और उनकी नाट्य संस्था का नाम है नाट्य भारती जी। हाँ, तो नाट्य भारती भी अब लगभग अनएक्टिव है क्योंकि वो थोड़ा सा एज भी हो गई है राधेश्याम दीक्षित जी। और वही देखिए, मेरी बात आ गई घूम फिर के, अगर उनकी संस्था में कुछ 2-4 लोग ऐसे होते जो काम को संभाल सके, वो लोग थिएटर कर सकते थे। लेकिन वो जो अरूपन नहीं है, वो डेडिकेशन नहीं है, वो पैशन नहीं है, तो फिर तो ये होता है कि आप बस थिएटर, जब तक उनको आपको मौका मिल रहा था आपने थिएटर किया एक्टर, और उसके बाद आप या कुछ और करने लगे। तो ये चीजें हो जी। तो सर एक ही एक्टिव संस्था है कानपुर में आपकी कि और भी कोई है? क्योंकि दर्पण तो बंद हो गई आप बोल रहे हैं। हाँ, दर्पण देखिए बंद हो गई। और नाट्य भारती इनएक्टिव है। नाट्य भारती अनएक्टिव है। एक डॉक्टर राजेंद्र वर्मा है, उनकी संस्था का नाम है तक्षशिला। हाँ, तो वो भी अब थोड़ा सा एज है उनकी काफी, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा की, और उनके पैर में प्रॉब्लम है तो वो भी अनएक्टिव है थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने 1-1.5 साल पहले किया था। अभी फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं फिलहाल। एक है प्रवीण अरोड़ा, तो ये भी पुराने एक्टर हैं, इन्होंने भी अपनी संस्था बनाई है। सुनील अरोड़ा नहीं, प्रवीण अरोड़ा जी, प्रवीण अरोड़ा। तो उनकी संस्था थोड़ा सा काम कर रही है, छुट कर रही है बीच बीच में। कौन सी संस्था का नाम है? उनका संस्था का नाम है, एक मिनट बता रहा हूँ, इनकी संस्था का नाम नाट्य वास्तु जी। और ऐसे तो आपके एक होती है अलंकृत जी सर। पंकज श्रीवास्तव, उनकी संस्था का नाम था अलंकृत। अब नहीं है? नहीं, वो भी नहीं, महाकाम बंद है उनका, समझिए 8-10 सालों से कुछ नहीं किया। अवधेश मिश्रा एक है जी। उनका है नाट्यांगन जी। नाट्य आंगन को जोड़िए नाट्यांगन। ये भी बंद, उन्होंने भी पिछले साल किया था कि नाट्यांगन जी सर। किसका सर, किसका नाम बताया? ये अवधेश मिश्रा, इसके संचालक हैं अवधेश मिश्रा जी। अब देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड में लिखिएगा नहीं जी। अब है क्या कि नाट्यांगन की बात मैं कर रहा हूँ जी। अवधेश मिश्रा जी बैंक से रिटायर। जी सर बताइए। हाँ तो अच्छा सर, इस राज्य में मतलब यूपी में रंगमंच की स्थिति कैसी है? यूपी में रंगमंच की स्थिति ठीक है। अब यह है कि थिएटर हो रहा है, बनारस में हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है, और छोटे छोटे शहरों में हो रहा है, बलिया जैसे शहर में हो रहा है, गोरखपुर में हो रहा है। आपको नंबर तो मैं काफी दे दूंगा, गोरखपुर का भी नंबर दे दूंगा, बलिया का भी दे दूंगा, तो आप एक बार नाम बोलते जाइएगा, हम आपको सारे नंबर नोट कराते चले जाएंगे। जी। तो थिएटर तो खूब हो रहा है, गोरखपुर में हो रहा है, आजमगढ़ में हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में थिएटर हो रहा है जी। एक मिनट सर, कोई आया है लग रहा है सर। जी सर। हाँ, कोई आ गया। जी सर बोलिए सर। जी सर।
हेलो। हाँ, ये आपसे पूछ रहे थे ना। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि यूपी में रंगमंच अच्छा, आप बोले बलिया, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़। हाँ हाँ, अच्छा, इन इसके सभी इन सभी जगहों पे हो रहा है थिएटर। अच्छा, लखनऊ भी। हाँ, जी। लखनऊ है। और बस इन सब शहरों में तो बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है, जैसे कि लखनऊ। जी। ठीक है ना। लखनऊ में काफी संस्थाएं सक्रिय हैं। जी। और इसमें देखिए कोई दो राय नहीं कि गवर्नमेंट की ग्रांट कांड की वजह से भी लोग सक्रिय हैं। जी। इससे भी देखिए देखिए हम इसको गलत नहीं मानते हैं भाई, जो आदमी, हालांकि इस बात को मैं गलत मानता हूँ कि अगर आपको 1 लाख की ग्रांट मिली तो भाई ठीक है, आप कम से कम 75,000 80,000 का काम कीजिए ना। जी। अब उसमें होता क्या है कि वो 50 लाख तमाम लोग ऐसे भी इसमें होते हैं जो 1 लाख की ग्रांट मिली, 20-25,000 30,000 40,000 में कुछ करा के बाकी 50-60,000 रुपए में अपने, ये गलत है। इसको मैं गलत मानता हूँ। जी। मेरा मानना है कि अगर आपको 1 लाख ग्रांट मिली तो कम से कम 80,000 रुपए खर्च, 80,000 जो करेंगे तो थिएटर को, वो पैसा थिएटर में पहुंचेगा, कलाकारों तक पहुंचेगा, है ना। तो उसकी बैक स्टेज का काम कर रहे उन तक पहुंचेगा। तो वो जैसे कहते हैं कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा काफी दूर तक, तो उससे सभी को थोड़ा सा एक मदद मिलेगी और थिएटर का भी उद्धार होगा। लेकिन जब आप ग्रांट का ज्यादा पैसा अपनी जेब में रख लेंगे, कम के लोग में आप मतलब समझेंगे कि भाई हमारा अपना हो गया, साल घंटे का थिएटर। तो थिएटर समझिए लखनऊ में खूब हो रहा है, इलाहाबाद में खूब हो रहा है, बनारस में भी खूब हो रहा है। जी। और ये छोटे शहरों का जो नाम मैंने बताया, गोरखपुर, आजमगढ़, बरेली, है ना, हरदोई, रायबरेली, तो इनमें भी ठीक चल रहा है थिएटर। इफ्ता की भी काफी एक्टिविटीज चल रही है, इफ्ता भी थिएटर में बराबर जुड़ा हुआ है। जी। इफ्ता की अपनी जो भी ब्रांचेस हैं, यूनिट हैं, कर रही है। अभी तो इफ्ता की एक यात्रा चल रही है, 2.5 एकड़ ट्रेन। जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो मेरा प्रश्न है कि क्या इस क्षेत्र में या राज्य में हिंदी लेखिका, उपन्यासकार या नाटककार हैं जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिख रहे हैं? कोई है आपकी नज़र में? देखिए ऐसा है कि लेखक तो वही, देखिए मैं बहुत पहले तो उधर हुआ करते थे भाई। देखिए इधर तो मन्नू भंडारी जी थी, तो उनके भी नाटक काफी हम लोगों ने किए। खैर हमने इनफेक्ट नहीं किया महाभोज, लेकिन हमारे मित्रों ने किया महाभोज। उनका नाटक मैंने पढ़ा भी को। और महिला राइटरों में भाई नाट्यकर्मी यहाँ एक्टर्स तो हैं, लेकिन थिएटर प्ले डायरेक्ट करने वाली तो कानपुर में तो कोई मेरे ख्याल से महिला डायरेक्टर में यही हमने अपनी वाइफ को थोड़ा सा प्रमोट किया था, उन्होंने एक प्ले डायरेक्ट किया। और तो मुझे नहीं याद आता है कुछ ऐसा महिलाओं में। जी। हाँ, कानपुर में तो ऐसा नहीं है। जी सर। लखनऊ में है एक दो महिला डायरेक्टर। जी जी जी। वेदा राकेश। हाँ, वेदा राकेश है, वेदा राकेश करती है, लेकिन वेदा राकेश भी अब उम्र काफी हो गई है। जी। एक और मैम है कोई लगातार कर रही हैं? एक और मैडम लखनऊ में। जी 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 सर। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि उस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच में योगदान देने वाले पुरुष निर्देशक आपकी नज़र में, एक तो आप हैं, और कौन कौन है सर कानपुर में? हाँ, कानपुर में देखिए राधेश्याम दीक्षित जी का बड़ा एक अच्छा जबरदस्त योगदान रहा है। राधेश्याम दीक्षित सर। हाँ, राधेश्याम दीक्षित जी। डॉक्टर सत्यमूर्ति तो सबसे पहला नाम है, डॉक्टर सत्यमूर्ति। डॉक्टर सत्यमूर्ति। हाँ, उन्होंने दर्पण की स्थापना की थी। अच्छा, दर्पण के संस्थापक। हाँ। जी सर। अभी हैं? अभी हैं सर? इनका देहांत हो गया था 90 के आसपास। जी। और एक तो आप हो गए सर। और सर और कोई? के बाद देखिए आपके राजेंद्र वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा अभी हैं, मौजूद हैं। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। हाँ, जिनकी संस्था मैंने बताई ना अभी की, वो तक्षशिला। जी सर। और कानपुर में दीप सक्सेना हुआ करते थे, वो भी बहुत, उनका भी योगदान है। जी, दीप सक्सेना। हाँ, वो तो रहे नहीं। जी। और नए में कोई है सर? नए में, पुराने में तो आप बता रहे हैं कि यही लोग हैं बस। और समझिए रतन राठौर। अच्छा, रतन राठौर। ये नए में है सर? हाँ, ये अभी हैं, मौजूद हैं। हालांकि थिएटर आजकल नहीं कर रहे हैं। जी। उसके बाद आप देखिए, हाँ, राजेंद्र सिंह बहुत अच्छे डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है? हाँ जी। राजेंद्र सिंह हो गए।
ये हो गए। उसके बाद आपके नए में कोई नहीं है सर, नए में? अभी देखिए नए में तो अब ये है कि प्रवीण अरोड़ा है। कौन सर? और प्रवीण अरोड़ा, प्रवीण अरोड़ा, त्रिवीन? प्रवीण प्रवीण प्रवीण। प्रवीण अरोड़ा, ओके। हाँ, मैंने भी बताया ना, नाट्य वास्तु वाले, जी तो वो हैं। और हम हैं। जी। और उसके अलावा एक वो हैं आपके राजेश अरोड़ा। राजेश अरोड़ा। हाँ, हालांकि वो भी कभी कभार वाले हैं। अभी इन्होंने पिछले दिनों किया था, 2 इस कहानियों का मंचन किया था। 2 बूढ़े जी और 1.5 इंच ऊपर। जी। और कानपुर में और तो कोई ऐसे शक्ति नहीं है। जी। अच्छा सर, महिला निर्देशिकाएं हैं कोई वहाँ पे कि नहीं है? महिला निदेशक और तो कोई नहीं समझ आती है। बस मैम है। मैम का पूरा नाम सर? किनका? आपकी वाइफ मैम, मैम करती हैं निर्देश? हाँ, उन्होंने किया था, वही एक ही प्ले किया। हालांकि उसके बाद वो भी अपनी घर गृहस्थी में फंस गई। तो ये कि बच्चे छोटे थे तब दिक्कत थी, जी। अब बच्चे बड़े हो गए तब वो थोड़ा सा घर के कामकाज होते हैं। मतलब अब कोई नहीं है आपके अनुसार? हाँ, अब इस वक्त तो कोई नहीं है। निशा वर्मा इन्होंने पुरुष के शोज किए कई, अच्छा। 7-8 शोज। जी जी। और साथ में खैर जाती भी है, इनका थिएटर में योगदान भी बहुत है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर घर में पत्नी अगर आपको सहयोग नहीं करेंगी तो आप थिएटर तो छोड़िए कोई भी काम नहीं कर सकते। जी। हर काम में पत्नी का सहयोग बहुत जरूरी होता है। जी। तो सारी समझिए प्रॉपर्टी रखना, सामान की वो करना, सब ये काफी सहयोग करती है। कास्ट्यूम वास्ट्यूम सब इन्हीं के पास रहती है। अच्छा सर, ये मैं पूछ रहा था कि स्त्री मुद्दों से जुड़े, मतलब उस स्त्री मुद्दों से जुड़े मुद्दों पर मतलब कोई पुरुष निर्देशक हैं जो काम कर रहे हैं? भाई देखिए ऐसा है कि इसी मुद्दों पर अब उसमें देखिए थोड़ा सा मैं अपना खुद ही बताना चाहूंगा कि मैंने जो भी नाटक किए वो ज्यादातर विमेन प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्ले। और जैसे माधवी जो प्ले है भीष्म सानी जी का, अब मेरी अपनी रुचि है, जैसे कहते हैं मुझे लगता है अच्छे लगता है, मैं थोड़ा सा विमिस्टिक कह लीजिए, या हो सकता है कि मेरी कुछ सोच है ऐसी। अब ये आपके माधवी जो है ये भी पूरा एक विमेन कैरेक्टर है। माधवी उस पर पूरा फोकस करता है जी। कमला विजय तेंदुलकर जी का वही विमिस्टिक प्ले था पूरा जी। तो मैंने ज्यादातर प्ले तो वैसे ही किए हैं। अभी एक प्ले हम लोग जो टेररिस्ट की प्रेमिका कर रहे हैं। किसकी प्रेमिका सर? टेररिस्ट की प्रेमिका। अच्छा, टेररिस्ट। हाँ, टेररिस्ट की प्रेमिका। इसकी मैं आपको डिटेल भी भेज दूंगा। ये विमेन, एक महिला की कहानी है। तो इस तरह के प्ले तो मैंने बहुत सारे किए। और वही बात है दूसरे ग्रुप में तो पहले हुए हैं। पहले जैसे कि अभी बिनबाती के दीप, ये भी एक महिला की कहानी है, मुख्य रूप से डॉक्टर शंकर शेष का। जी। बिनबाती के दीप इन्होंने किया था, राजेंद्र सिंह ने। और आपके आधे अधूरे, वो भी गैर महिलाओं की कहानी है जी। तो आधे अधूरे भी हमारे यहाँ कानपुर में हुआ था, कानपुर में हो चुका है। और ऐसा कुछ मतलब जो है, अच्छा में एक तो क्या बताएं कि ज्यादातर तो ये जो पहले आज से 10-12 साल 15 साल पहले ये लोग कॉमेडी प्ले उठा लेते थे कोई जी। इन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा हंसा मसा के वो अपने ठीक ठाक मनोरंजन कर लो, बस यही थिएटर है। तो भारी भरकम कोई नाटक नहीं करता था। अच्छा, मैंने कभी आज तक कॉमेडी प्ले मतलब जैसे कि नहीं प्योर कॉमेडी या वैसा वर्क मैंने कभी किया ही नहीं जी। मुझे हमेशा ये लगता है कि थिएटर जो है सामाजिक बदलाव का, कुछ परिवर्तन का कुछ एक वो है, टूल है। मनोरंजन के माध्यम के साथ साथ आप उसमें कुछ लोगों को मैसेज, कोई अच्छा मैसेज जी। अच्छा सर, स्त्री नाटककार द्वारा लिखे गए नाटकों तथा उपन्यासों का रूपांतरण के बाद मंचन हुआ है क्या वहाँ पे? ऐसा तो कुछ मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, एक वो आई थी आपके कई साल पुरानी बात है। ये एक राइटर हुआ करती थी इंदिरा पार्थसारथी जी। तो इंदिरा पार्थसारथी जी का एक लिखा नाटक था। नाटक क्या था, छोटी सी स्टोरी थी, कथा नंदन जी। तो कथा नंदन की उस पर नाटक तैयार हुआ था। और हमारे यहाँ सिद्धेश्वर अवस्थी जी हुआ करते थे, वो थे जैसे कभी बहुत बड़े जानकार। तो उन्होंने उसका पूरा एक नाट्य रूपांतरण किया था और नौटंकी रूपांतरण जी। तो कथा नंदन के शो हमारे यहाँ काफी मतलब शहर में काफी हुए। और ये आपके 90 के पहले की बात है थोड़ी सी।
और बाहर भी हुए। दर्पण ने किया था उसको, और उसको डायरेक्ट किया था इन्होंने, आपके जो अभी नहीं रही अपनी एनर्जी वाली, क्या नाम उनका किया? जी, त्रिपुरारी मैम। त्रिपुरारी थी, त्रिपुरारी। और त्रिपुरारी जी के हस्बैंड भी कानपुर में काफी काम कर चुके हैं, रवि शर्मा जी। हाथी में रवि शर्मा और त्रिपुरारी शर्मा जी की वो हो गई थी, जी था। तो त्रिपुरारी जी ने भी काम किए हैं। जी। अच्छा सर, ये है कि महिलाएं या स्त्री नायिकाएं, जो एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वो रंगमंच में वहाँ पे आ रही हैं? कानपुर में कैसी स्थिति है? हाँ, पहले, हाँ, ये बढ़िया अच्छा टॉपिक है। देखिए ऐसा है, आज से जब मैं छोटा था, मैंने शुरुआत की थी, उस समय तो महिला कलाकारों की थोड़ी भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। और उसके बाद धीरे धीरे लोगों की समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा है। पहले तो इसको महिलाओं के लिए उचित ही नहीं माना जाता था, कहाँ नाचना गाना ना वो सब करेंगी। लेकिन अब वो थोड़ी सी स्थितियाँ बदली है, फीमेल आर्टिस्ट आती हैं, अच्छी आर्टिस्ट आती हैं। अब हमारे यहाँ भी समझिए 3-4 फीमेल आर्टिस्ट हैं, और उसमें एक अभी जो समझिए कि 1-1.5 साल पहले संध्या सिंह, तो उसने 1-1.5 साल के अंदर इतना अच्छा पिकअप किया है। संध्या सिंह। हाँ। और सर 2-4 का नाम बता सकते हैं? हमारे यहाँ तो देखिए संध्या सिंह है, दीपिका सिंह जी, और आपके एक बहुत मतलब महिला आर्टिस्ट हैं, बड़ी सीनियर, माया, मिसेस जॉली घोष। हाँ। और आपके ये हो गए आरती शुक्ला जी, है ना, ये सब अच्छे आर्टिस्ट। जिज्ञासा शुक्ला, सब अच्छे आर्टिस्ट हमारे यहाँ ग्रुप में काफी 4-5 फीमेल्स हैं जी। तो फीमेल्स अच्छी हैं। और हाँ, दूसरी बात ये बताऊं कि आपको ये कविता नागपाल थी ना, जो बहुत अच्छी राइटर भी थी, एक्टर भी थी जी। तो ये कविता नागपाल कानपुर की। अच्छा जी सर। हाँ, पहले इन्होंने एक्टिंग से शुरुआत की थी, और इनका वैसे रियल नेम था कविता रोदगी। कविता रोदगी। अच्छा, रोहतगी। अच्छा, रोहतगी। हाँ, फिर इनकी शादी हुई थी विनोद नागपाल जी। तो 2019 में मैंने फेस्टिवल किया था, तो उसमें आपके कविता नागपाल जी और ये विनोद नागपाल जी दोनों लोग मौजूद है। हालांकि कविता रोदगी जी सब काफी अस्वस्थ थी, मतलब उनका दिमाग, मतलब ब्रेन को छोड़ के बाकी सही कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी वो 5 दिन आई हमारे शो में, मर्चेंट चैम्बर ऑडिटोरियम में, हमारे फेस्टिवल में, और 5 दिन की उन्होंने समीक्षा भी ली। उस समीक्षा की मैं कॉपी आपको जी जी। तो अंग्रेजी जी। पहले तो एक्टर थी, फिर उसके बाद ये दिल्ली चली गई शादी के बाद। फिर उन्होंने अपने जो है जब थोड़ा सा एज हो गई तो उन्होंने जर्नलिज्म, पत्रकारिता पे फोकस किया था जी। तो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखती रही, उन्होंने खूब लिखा के बारे में। अच्छा, उसके अलावा माया गोविंद भी कानपुर की। माया गोविंद। अच्छा। माया गोविंद जो है थिएटर भी किया इन्होंने, और फिर बाद में फिल्मों में गीत भी खूब लिखे हैं। गूगल पे सर्च करिएगा, माया गोविंद का नाम मिल जाएगा आपको। जी। अच्छा सर, ये महिला निर्देशक के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं? अगर है तो कैसे, और नहीं तो क्यों? देखिए ऐसा है कि अगर कोई महिला अगर निर्देशित करती है तो इसमें तो दो राय नहीं है कि देखिए उसका हर एक का, देखिए महिला हो या पुरुष, काम करने का तरीका अलग होता है। और मुझे लगता है कि कोई अगर महिला ओरिएंटेड, विमेन ओरिएंटेड कोई सब्जेक्ट है तो उसको जो है महिला ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई करती है। अब अभी ग्वालियर में आपके देखिए, मैं आपको नंबर दे दूँ, ग्वालियर में है, उनका नाम है देखिए गीतांजलि ग्रेवाल जी, तो अपने कर रही है, बढ़िया थिएटर कर रही है जी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट पे वो सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से डील करती हैं? हाँ, वो अच्छा से डील कर सकती हैं। वो यार भाई देखिए, क्षमताओं में या महिलाओं में कहीं कोई कमी नहीं होती है जी। और बल्कि हमें लगता है कि वो सेंसिटिविटी जो महिलाओं के अंदर होती है वो उतनी शायद पुरुषों के अंदर कम होती है, सेंसिटिविटी, मुझे लगता है। हाँ जी। क्योंकि जितना इमोशनल सेंसिटिविटी उसके लेवल पे कैरेक्टर्स को वो समझ सकती है, पुरुषों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था जी। और कुछ सर? आप बताइए, कुछ पूछिए। हाँ, महिला निर्देशक के आने से नाट्य वस्तु में क्या परिवर्तन आया है? यदि वे नाटक लिख के अगर मंचन कर रही हैं तो? सर देखिए ऐसा है, अभी कल एक वेबिनार थी तो वेबिनार में
वही था कि OTT पे जो फ्रीडम मिली है उसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है। तो मैंने उसमें कल वही कहा था। अब आप देखिए कि शोले फिल्म देखिए, शोले फिल्म में आक्रोश या गुस्सा दिखलाया जाता है तो गालियों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आज OTT पे गालियों का प्रयोग होता है जी। ठीक है। इंटीमेट सीन के नाम पे थोड़ी सी वल्गैरिटी भी दिखलाई जाती है, कभी कभी अश्लीलता भी होती है। अब देखिए नाटक में क्या है कि थोड़ा सा महिला अगर होगी तो हमें इन सब चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बात, हम अपने भी नाटकों में देखते हैं, हम लोगों ने पुरुष किया या पोस्टर किया भक्त शंकर शेष का, पोस्टर में भी देखिए रेप होता है चेती के साथ, हमने रेप सीन कभी नहीं दिखाया। हमें उसको विंग्स में ले गए लड़की को, उसके एक आधे कपड़े बाहर फेंके, उसकी एक आवाज पर हो गया, काम खत्म। तो मेरा मानना है कि देखिए चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हमें ऐसी चीज नहीं दिखाना चाहिए मंच पे या सिनेमा किसी में भी जो काम खामे जैसे कहते नहीं गलत चीज को महिमा मंडित करे। अब वो होता क्या है कि अगर एक रेप का सीन या कुछ अगर आप बहुत क्रूर ढंग से दिखलाते हैं तो भले ही वो रियल घटना पे हो, तो वो तो 50,000-10,000 लोगों ने पढ़ा, अखबारों में समझा, महसूस किया। फिल्म में अगर दिखलाया तो करोड़ों लोगों तक पहुंचा, तो वो अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। अब उसको ऐसे बताइए, ऐसे ढंग से नरेट करिए ताकि वो समझ में भी आ जाए और उसकी जो वल्गैरिटी है या जिसका जो नेगेटिव पक्ष है वो सामने ना आ जाए। जी, तो मैं सर ये पूछ रहा था कि उनके आने से नाट्य वस्तु में, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? ये एक्चुअली बेसिकली सवाल है। लेकिन नाट्य वस्तु में परिवर्तन तो ये होगा कि देखिए अगर वो महिला निर्देशक आएंगी तो वल्गैरिटी है या इंटीमेट सीन है तो वो बड़ा सोच समझ के उसको रखेंगे कि कितना रखना है, कितना जस्टिफाई है और कितना इससे ज्यादा अगर बढ़े तो वो मर्यादा टूटेगी। तो वो जो फर्क है वो तो महसूस करेगी, ज्यादा शिद्दत से महसूस करेगी। और अभी पुरुष निर्देशक को भी महसूस करनी चाहिए कि, लेकिन पुरुष नहीं करते, उनको लगता है कि थोड़ा चटकारा मसाला को थोड़ा सा डाल दे, लेकिन अगर महिला निर्देशक होगी तो वो मसाला नहीं डालेगी कम से कम। तो अभी की, जी सर, अभी की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति मतलब कानपुर में तो देखिए सबको महिला है, कोई है ही नहीं निर्देशक। हाँ लेखिका है, हाँ लेखिका, हाँ सुनिए देखिए याद आ गया मुझे, महिला की लेखिका थी कानपुर में डॉक्टर सुमिति अय्यर जी, नाम डॉक्टर सुमिति अय्यर। तो उनका लिखा नाटक हम लोगों ने किया था, अपने अपने कटघरे। अपने अपने कटघरे, हाँ मुझे देखिए याद आ गया, ये 90 के आसपास का। जी सर। वो फंड ऑफिस में काम करती थी, अब तो खैर नहीं रही, डेथ हो गई उनकी भी। सर इनका वीडियो होगा आपके पास? नहीं, इस प्ले का तो इस प्ले का वीडियो तो नहीं होगा क्योंकि बहुत पुराना है, मतलब 90 के पहले। जी 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 जी। हाँ देखिए मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा इसका कुछ फोटोग्राफ कहीं किसी के पास मिल जाएगा तो। जी। अच्छा सर, पुरुष तथा महिला नाटकों के कथ्य में कैसा फर्क आप देख रहे हैं? कैसा क्या? पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आप कैसा फर्क देख रहे हैं? नाटकों के, अगर पुरुष लिख रहा और महिला लिख रही तो? अब देखिए कथ्य में तो यह है कि अब इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अमृता प्रीतम है या मन्नू भंडारी है, उसमें कथ्य में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होता। अभी देखिए अगर राइटर है तो महिला हो या पुरुष हो, वो जिस सब्जेक्ट पे लिख रहा है या जिस टॉपिक उठाया है उसने, तो वो तो कोशिश करेगा उसको पूरा जस्टिफाई करे। लेकिन हाँ इतना जरूर फर्क हो सकता है कि महिला अगर है तो वो हिंसा है ना, या अश्लीलता है ना, या आपके क्या नाम है इंटीमेट सीन्स या गालियों का प्रयोग, इस सब चीजों पे थोड़ा सा परहेज करेगी, उसको मतलब इग्नोर करेगी थोड़ा सा। पुरुष होगा तो एक बार उसका लोभ हो सकता है जिससे हावी हो जाए, पहले गए आप 2-4 गालियां में डाल दो, कुछ ऐसे सीन डालो जिससे दर्शक थोड़ा अट्रैक्ट हो। लेकिन महिला होगी तो वो थोड़ा सा अपने लिए ज्यादा सेंसिटिव होगी, इतना फर्क तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर वो कथ्य अगर वो महिला लिख रही है तो कथ्य के मुताबिक ही लिखेगी या सब्जेक्ट के मुताबिक ही लिखेगी, और पुरुष है तो वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक लिखेगा। पर थोड़ा सा फर्क ही हो सकता है कि वल्गैरिटी या क्या नाम है असभ्य भाषा का प्रयोग उस पर लगान लगे, इसमें कोई दो राय। अच्छा अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि इस क्षेत्र में रंगमंच के लिए सरकार की क्या भूमिका है वहाँ पे? सरकार की भूमिका देखिए अच्छी है, सरकार की भूमिका अच्छी है और अच्छी हो सकती है। कैसे सर? ये कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, उसमें प्रोडक्शन ग्रांट होती है, रिपोर्टरी ग्रांट होती है। अच्छा तो ये जी, हम लोग 2011 से मतलब उसका थोड़ा बहुत हम लोगों को लाभ मिल रहा है।
तो उससे काम की गति भी असर आया। उसका सबसे बड़ा कारण देख लीजिए यही कि हम लोग बराबर लगभग 35 साल से काम कर रहे हैं। सर ये और ये आपका फेस्टिवल ग्रांट भी होता है कोई? हाँ, फेस्टिवल ग्रांट वही होता है। देखिए ऐसा है कि पहले ये अलग अलग होती थी, कल्चरल फंक्शन ग्रांट और प्रोडक्शन ग्रांट। तो अब फंक्शन ग्रांट और कल्चरल फंक्शन ग्रांट को मिला के एक कर दिया गया है। उसको नाम दे दिया गया कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट। एक मिनट सर, कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट। ओके सर, इनका पूरा नाम है CFPG। CF कल्चरल फंक्शन अच्छा एंड प्रोडक्शन जी ग्रांट, CFPG जी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था सर कि इनका क्या रेशियो क्या होता है, मतलब कि प्रोडक्शन ग्रांट कितने से कितना तक मिल सकता है, रिपेटरी ग्रांट कितने से कितना तक मैक्सिमम मिल सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम? देखिए ऐसा है, इसकी कोई वो नहीं, रिपेटरी ग्रांट की जैसे मैक्सिमम सीमा कर दी गई है 18 क्या सर? एक गुरु एक 18 कलाकार। 1+18 मैक्सिमम है? हाँ, 1+18 मैक्सिमम लिमिट कर दी गई। ओके, और मिनिमम क्या है सर? हाँ, मिनिमम एक से स्टार्ट कर सकते हैं, एक दो से स्टार्ट कर सकते हैं जी। अच्छा, ये प्रोडक्शन ग्रांट कितना मिलता है? प्रोडक्शन ग्रांट भी देखिए ऐसा होता है कि डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके काम पे। 50,000 1 लाख रुपए से लेकर अधिकतम मेरे ख्याल से 5 लाख होता है। 50,000 से 5 लाख तक? हाँ, 5 लाख तक। हालांकि कुछ जोड़ जुगाड़ वाले होते हैं वो 10 लाख और 7 लाख 8 लाख भी करवा लेते हैं। हाँ, लेकिन वो थोड़े से बहुत ही मतलब अपवाद स्वरूप कुछ केसेस होते हैं जी। और सर ये रिपेटरी ग्रांट कितने से कितना तक मैक्सिमम मिल सकता है? अच्छा, आपने बताया ये पर स्टूडेंट 6,000 है और गुरु 10,000 है। मैं 10,000 गुरु का है। अभी बढ़ने वाला था? अब बढ़ने जा रहा है, 2023 से बढ़ जाएगा। हाँ, अच्छा वो हो जाएगा 10,000 शिष्य का, और गुरु का हो जाएगा 15,000। अच्छा, 15,000। दोनों के फॉर्म हम आपको भेज देंगे, फॉर्म आराम से पढ़ लीजिएगा। जी, दोनों के फॉर्म है मेरे पास। ओके सॉफ्ट कॉपी। जी। अच्छा सर, हाँ, रंगमंच में जो भूमिका निभा रही है गवर्नमेंट की, एक तो ये ग्रांट दे रही है, और क्या क्या भूमिका निभा रही है सर? भाई गवर्नमेंट की देखिए और भूमिका तो ये सकती है कि ऑडिटोरियम सबसे अच्छे ऑडिटोरियम उपलब्ध कराए, उससे रंगमंच को बढ़ावा मिलेगा। मतलब अभी अच्छे ऑडिटोरियम नहीं है? हाँ, कुछ शहरों में है, बाकी कुछ शहरों में नहीं है। कुछ मतलब लिमिटेड शहरों में है और ज्यादातर शहरों में नहीं है जी। तो ऑडिटोरियम बनाए। उसके अलावा रेलवे का कंसेशन तो देती थी, उसको दोबारा वो करके चालू करे तो उससे भी थोड़ी मदद मिलेगी। रेलवे का गवर्नमेंट के जो फेस्टिवल्स होते थे उन फेस्टिवल्स में भी कटौती हुई है। फेस्टिवल्स में होता था कि एक अच्छा आपको ठीक ठाक पेमेंट मिलता था, तो उससे थोड़ा सा एक उत्साह बनता है, आर्टिस्टों को भी कुछ मिलेगा ज्यादा, कुछ आप भी अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। तो वो फेस्टिवल बहुत कम हो गए। जोनल कल्चर सेंटर के फेस्टिवल होते थे वो लोग ना के बराबर हो गए, लिमिटेड हो गए बहुत। अच्छा, कम हो गए हैं। तो एक तो आप चाहते हैं कि रेलवे का कंसेशन शुरू कर दें फिर से? हाँ, वो शुरू होना चाहिए। फेस्टिवल की कटौती हुई है वो शुरू करें फिर ना सर? वो फेस्टिवल की कटौती जो शुरू वो होनी चाहिए। उसके अलावा जो है जी, मतलब शहरों में छोटे छोटे ऑडिटोरियम होंगे, 150-200 कैपेसिटी के छोटे ऑडिटोरियम हो और 3-4 हजार रुपए उसका रेंट हो, उसमें लाइटें छोटे छोटे अच्छा ऑडिटोरियम हो। थिएटर को बहुत प्रमोशन देगा, क्योंकि अभी तो सारा फोकस निकल जाता है उसी पे कि जो है आपको ऑडिटोरियम का किराया चुकाना। वेल फर्निश्ड हो, मतलब वेल इक्विप्ड हो। हाँ, अरे वेल इक्विप्ड क्या, बेसिक लाइटें हो, 10-12 लाइटें हो, एक फायदे का स्टेज हो 15x20 का, और 100 लोगों की कैपेसिटी हो बैठने की ना, 15x20। हाँ, और उसमें अगर ऊपर कुछ रूम्स बने हो तो ये होगी कोई आदमी अगर वहां पे उस शहर में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करे तो वहां पे आगे टीम में रुक भी सकती है जी। ये और सुविधाजनक होगा। क्योंकि अब ये आज समस्या होती है, हम ही फेस्टिवल कराते हैं कानपुर में, तो हमें एक दूसरी धर्मशाला है उसमें रुकवाना पड़ता है तो वहां पे टीम आती है ऑडिटोरियम, तो आने जाने में भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है जी। अभी मेरे ख्याल से लखनऊ में भी ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं यहाँ पे ऊपर रुकने की व्यवस्था है जी। ये केवल व्यवस्था मैंने बम्बई में देखी है, वहाँ बमस में रुकने की व्यवस्था भी है और ऑडिटोरियम भी है, वही इसी कैंपस जी। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी थिएटर मतलब तो थिएटर को गति और मिलेगी। अच्छा, ये रिहर्सल के लिए स्थान है सर कि नहीं है? हाँ सर, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए गवर्नमेंट की अगर
सपोज दैट छोटे छोटे कुछ प्लेस बन जाएं जिसमें एक 100-150 कैपेसिटी के दर्शकों की कैपेसिटी हो, एक अच्छा सा स्टेज हो, उसी में रिहर्सल की भी जगह कुछ हो ऊपर और साथ में कुछ रूम्स भी बने, तो ये समझिए पूरा एक आर्ट कॉम्प्लेक्स हो सकता है। थिएटर को प्रमोशन मिलेगा। आज रिहर्सल की भी बड़ी भारी समस्या है जी। मतलब समझिए कि हम लोगों को तो हम लोग खुश नसीब हैं, हम लोगों को कुछ जगह मिली हुई है, वरना रिहर्सल एक बड़ी समस्या है जी। कहीं अब दिल्ली में तो समझिए मैंने देखा खुद ही वहाँ पे है ना कौन सा मार्केट है देखिए, अरे कनाट पे से लगा हुआ कौन सा मार्केट, शंकर मार्केट जी। शंकर मार्केट में बेचारे बताइए छत पे करते हैं ये सब जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई ताकत आप देखते हैं वहाँ पे? कहाँ पे? कानपुर में हिंदी रंगमंच की ताकत क्या है आपके अनुसार? अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हिंदी रंगमंच की ताकत जिसकी वजह से वहाँ बचा हुआ है। हिंदी रंगमंच की ऐसे तो ऐसा कोई ताकत नहीं दिखती है, बस ये है कि दर्शकों का थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगा है और बुक बाई शो पे भी टिकट बिक जाते हैं और दर्शक आते हैं तभी हम लोग करते हैं, अगर दर्शक ही नहीं आएंगे तो फिर हम करेंगे तो दर्शक की ताकत है और ये ताकत बढ़नी चाहिए। अच्छा, मतलब जो हाँ एक अच्छा जो वर्ग आ रहा है दर्शकों का, वो यहाँ तक मतलब कई बार मैंने और मतलब मैंने उससे बातचीत में भी निकाला तो कहते हैं कि अगर सैटरडे पर या किसी दिन आपको फेस्टिवल अगर हो रहा है तो उसमें मैं नाटक देखने जाते थे, हम फिल्म बाद में देख लेंगे, फिर तो लगी रहेगी बाद में देख लेंगे, लेकिन नाटक तो लिमिटेड शो में हो रहा है तो थिएटर के प्रति अट्रैक्शन तो बढ़ा है लोगों में। अच्छा सर, आपके रंगमंच और पहले के रंगमंच में किस तरीके का बदलाव आया है तकनीकी के पक्ष में? पहला तकनीकी तक में पहले तो ये होता था कि उतनी टेक्निक नहीं थी, अब जैसे अब तो ऑडियो वीडियो का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, रिकॉर्डेड म्यूजिक होती है, पहले रिकॉर्ड होते थे, रिकॉर्ड से म्यूजिक देना थोड़ा मुश्किल काम होता था, अब तो ये तमाम तरह के ऑडियो मतलब वो होते हैं, मोबाइल से भी लोग म्यूजिक दे लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो जाती है जी कैसेट से या उससे रिकॉर्ड से म्यूजिक देते थे या टेप रिकॉर्डर होते थे बड़े बड़े, उनमें आपको ये होता था कि कहाँ से कैसे करेंगे, बाकायदा म्यूजिक की अलग अलग ट्रैक की फाइलें होती हैं, इस चीज में जो आपको फाइल चलानी है वो फाइल आपको चला दी, और टेक्निकली तो काफी फर्क आया है। उसके अलावा जैसे कि तमाम तरह की कुछ सीन्स हैं उनमें नई नई टेक्निक होती है, लाइट वाइट का कमाल काफी हो गया है, पहले इतना नहीं था। उसके अलावा कुछ लोग अब वो स्ट्राइक वाइट के एलईडी वो भी इस्तेमाल करते हैं, एलईडी स्क्रीन तो कुछ सीन में दिखा देते हैं, जैसे वार का सीन है या ऐसा सीन जो प्लेस से कनेक्टेड है लेकिन उसको मंच पे दिखाना बहुत मुश्किल है या एक्सपेंसिव है, तो वो सारी चीजें वो आप एलईडी स्क्रीन पे दिखा देते हैं। तो इस तरह के बदलाव तो आए हैं, बदलाव तो काफी आए जी। अच्छा, प्रयोग कुछ नया एक्सपेरिमेंटेशन आप देख रहे हैं रंगमंच में? हाँ, प्रयोग तो नए नए हो रहे हैं। जैसे सर? हो रहे हैं अब जैसे प्रयोग क्या पहले भी होते थे और प्रयोग अभी भी हो रहे हैं। अब पहले का प्रयोग तो देखिए मैं आपको बताऊं कि अब जैसे कि हाँ एक प्रयोग जो अभी करेक्ट सिनेरियो अगर देखेंगे तो एक जो बदलाव एक जो आया है उसमें प्रेजेंटेशन के उसके लेवल पे या उसके, तो वो ये कि आप थोड़ी सी थीम्स जो है वो जैसे कहते मॉडर्न थीम्स है ना, या एक्सर्ट थीम है या एक जैसे कहते प्रयोग धर्मी थीम्स हैं, उन पे नाटक होने लगे। अब वो पुराना जमाना चला गया कि अमर सिंह राठौर, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, या राणा प्रताप या शिवाजी, तो वो सब ये थोड़ा सा, अब हालांकि शिवाजी पे नाटक चल रहा है इनका अपने पुणे वालों का जी, यहाँ कानपुर में भी हुआ था, तो उसको तो मैं तो देखिए रिकॉर्डिंग भले ही ना रखिएगा, उसको तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो जो शिवाजी वाला नाटक है जनता राजा जी जी, वो नाटक ना होके एक तरह का सर्कस जी, उसमें हाथी घोड़े ये वो, तो वो थिएटर की एक रियल फॉर्म नहीं। अच्छा सर, ये संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग को आप कैसे देखते हैं आज? किसको? संवेदना प्रदर्शन में आज तकनीकी को आप कैसे देखते हैं? तो संवेदना तो देखिए आर्टिस्ट को ही दिखानी पड़ेगी, संवेदनशीलता या जो भी अपने एक्सप्रेशन वो तो अपने चेहरे से ही दिखाना, अपनी आवाज जी, उसमें तकनीक क्या काम करेगी? तकनीक वही काम कर सकती है भाई, हालांकि आंसू निकालने के लिए पहले भी वो फिल्मों में इस्तेमाल करते, अभी भी होता है कि उंगली में आपने लगा लिया, नहीं तो आंखों से आंसू निकल रहे, उन्होंने धीरे से उंगली को टच किया, आंखों से आंसू निकल आए,
ये टेक्निक हो सकती है, लेकिन जो एक इमोशंस और जो डेप्थ होती है आर्ट करेक्टर की, वो तो आर्टिस्ट को ही करनी पड़ेगी, उसमें टेक्निक कोई मदद नहीं कर सकती। जी आपकी सर। वीडियो से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, इमोशनल बैकग्राउंड है, इमोशनल जी बैकग्राउंड बन गया तो एक माहौल क्रिएट होता है। जी सर। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर ओमेंद्र कुमार सर से, जो कि कानपुर के वरिष्ठ एक्टर डायरेक्टर हैं। सर ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त मुझे दिया, सर का इसलिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। नमस्ते सर।